द ह्यूमैनिटीज जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो हिस्ट्री और साइंस को एक साथ जोड़ते हैं। कॉलोनियलिज्म और साइंस 15 से 18 सेंचुरी तक। आपने हिस्ट्री में इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, बट आज हम इनकी गहरी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी को। कॉलोनियलिज्म और साइंस, एक गहरा रिश्ता 15 से 18 सेंचुरी। देखिए, 15 से 18 सेंचुरी तक का टाइम बहुत बड़े बदलाव का था। एक तरफ यूरोप पावर बढ़ा रहा था, टेरिटरीज कॉन्कर कर रहा था, और दूसरी तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी में भी रेवोल्यूशंस आ रहे थे। इन दोनों चीज़ों का एक दूसरे पर बहुत गहरा असर पड़ा। द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जब दुनिया छोटी होने लगी। 15 सेंचुरी को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहते हैं। यूरोपियन नेशन, स्पेशली पोर्चुगल और स्पेन, एशिया तक नए ट्रेड रूट्स ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि स्पाइसेस का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल था और ऑटोमन एम्पायर ने लैंड रूट्स पर कंट्रोल कर रखा था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इसी दौरान कुछ कमाल के इन्वेंशंस हुए, जैसे एस्ट्रोलेब और मैग्नेटिक कंपास, जिनसे शिप्स को नेविगेट करना आसान हो गया। और कैरावल जैसे बेहतर शिप्स बने, जिनसे लंबी समुद्री यात्राएं पॉसिबल हो पाई। बिग डिस्कवरीज, बार्टोलोम्यू डियाज और वास्को ड गामा ने अफ्रीका की टिप से घूमकर इंडिया का नया सी रूट ढूंढा। और क्रिस्टोफर कोलंबस की वॉयजेज ने एक्सीडेंटली अमेरिकाज को डिस्कवर किया। इन एक्सपीडिशंस ने सिर्फ हमारा जियोग्राफिकल नॉलेज ही नहीं बढ़ाया, बल्कि कॉलोनियल एम्पायर्स की नींव भी रखी। ज्ञान का लेना देना और कब्जा भी। जब यूरोपियंस ने अमेरिकाज, अफ्रीका और एशिया में कॉलोनीज बनाई तो नॉलेज का एक बड़ा एक्सचेंज हुआ। ये सिर्फ जियोग्राफिकल या बोटानिकल इन्फॉर्मेशन तक सीमित नहीं था, बल्कि इंडिजिनस लोगों के नॉलेज सिस्टम्स को भी यूरोपियंस ने जाना और कई बार उन पर कब्जा भी किया। इंडिजिनस नॉलेज, अमेरिकाज में स्पेनिश और पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स ने एज़टेक और इनका जैसी सिविलाइजेशंस को देखा, जिनके पास एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन का बहुत एडवांस्ड नॉलेज था। यूरोपियंस ने इस नॉलेज को डॉक्यूमेंट किया और यूज़ किया। जैसे बर्नार्डिनो डे साहागुन ने एज़टेक्स की मेडिसिनल प्रैक्टिसेस को अपनी किताब जनरल हिस्ट्री ऑफ द थिंग्स ऑफ न्यू स्पेन में लिखा। द कोलंबियन एक्सचेंज, क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर इस एक्सचेंज को कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और डिजीजेज अमेरिकाज और दूसरे कॉन्टिनेंट्स के बीच ट्रैवल कर रहे थे। यूरोपियन बॉटनिस्ट्स जैसे कार्ल लिनियस ने कॉलोनी से कलेक्ट किए हुए स्पेसिमेन से क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बनाए और बोटैनिकल साइंस को आगे बढ़ाया। मेज़, मक्का, पोटैटोज और टोमेटोज जैसे क्रॉप्स यूरोप में आए और वहाँ की खेती और खाने पीने को बदल दिया। साइंस और एम्पायर का साथ, 17th और 18th सेंचुरीज में रॉयल सोसाइटी, इंग्लैंड और अकेडमी दे साइंस, फ्रांस जैसी साइंटिफिक सोसाइटीज ने साइंस को प्रमोट किया। इस टाइम की कई एक्सपीडिशंस साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और इंपीरियल एम्बिशंस दोनों से ड्रिवन थी। पैसिफिक एक्सपीडिशंस, फ्रेंच एक्सप्लोरर्स जैसे ल्यूइस आंतोन दे बोगिनविल और ला पेरूज ने पैसिफिक में एक्सपीडिशंस की, जिनका मकसद नए एरियाज को मैप करना, बोटैनिकल स्पेसिमेंस कलेक्ट करना और फ्रेंच प्रेजेंस बनाना था। कैप्टन कुक्स वॉयजेस, 18th सेंचुरी में ब्रिटिश कैप्टन जेम्स कुक की पैसिफिक वॉयजेस तो कॉलोनियलिज्म और साइंस के सिनर्जी का परफेक्ट एग्जाम्पल थे। उनकी एक्सपीडिशंस में साइंटिस्ट्स जैसे जोसेफ बैंक्स थे, जिन्होंने पैसिफिक को मैप किया, वीनस के ट्रांजिट को ऑब्जर्व किया और बोटैनिकल और एथनोग्राफिक डेटा कलेक्ट किया। इन वॉयजेस से ब्रिटिश टेरिटोरियल क्लेम्स भी बढ़े और एनलाइटनमेंट के नॉलेज की खोज में भी कंट्रीब्यूशन मिला। दवाई और तकनीक, कॉलोनियलिज्म का तोहफा। कॉलोनियलिज्म के मेडिसिन और टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांसमेंट्स किए। ट्रॉपिकल मेडिसिन, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को ट्रॉपिक्स में मलेरिया और येलो फीवर जैसी नई बीमारियों का सामना करना पड़ा। इनसे लड़ने की ज़रूरत ने ट्रॉपिकल मेडिसिन और फार्माकोलॉजी को आगे बढ़ाया। क्विनीन की खोज, साउथ अमेरिका के सिंचोना ट्री की बाग से क्विनीन की डिस्कवरी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इंडिजिनस लोग इसे फीवर के लिए यूज़ करते थे और यूरोपियंस ने इस नॉलेज को अपनाया। क्विनीन मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए एक वाइटल टूल बन गया, जिसे यूरोपियन मलेरिया प्रोन रीजन्स में कॉलोनीज बना और मेंटेन कर पाए। कार्टोग्राफी और इंजीनियरिंग, कॉलोनियलिज्म ने कार्टोग्राफी यानी मैप्स बनाने की आर्ट में भी प्रोग्रेस लाई। जेरार्डिस मर्केटर और विलियम ब्लेओ जैसे कार्टोग्राफर्स ने डिटेल्ड मैप्स बनाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए ज़रूरी थे। कॉलोनीज में फोर्ट्स, पोर्ट्स, रोड्स, कनाल्स जैसे डच ने ईस्ट इंडीज़ में बनाए और रेलवेज जैसे ब्रिटिश ने इंडिया में बनाना पड़ा, जैसे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में भी नए सॉल्यूशंस मिले। एक काला पन्ना, साइंटिफिक रेसिज्म। लेकिन दोस्तों, कॉलोनियलिज्म और साइंस का रिश्ता सिर्फ पॉजिटिव नहीं था, इसका एक बहुत गहरा और काला पहलू भी था, साइंटिफिक रेसिज्म।
यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर्स के राइज के साथ ही साइंटिफिक रेसिज्म का डेवलपमेंट हुआ। इसने सूडो साइंटिफिक थ्योरीज यूज करके कॉलोनियल डोमिनेशन और रेशियल सुपीरियॉरिटी को जस्टिफाई किया। कार्ल लिनियस और योहान फ्रीडरिक ब्लूमनबाख जैसे थिंकर्स ने रेशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बनाए, जिसमें यूरोपियंस को सबसे ऊपर रखा गया। इन थियोरीज से नॉन यूरोपियन लोगों को सब्जुगेट करने और उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने को सही ठहराया गया। ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड में भी साइंटिफिक रेसिज्म ने बहुत बड़ा रोल निभाया। अफ्रीकन्स की इंस्लेवमेंट को सूडो साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट से रैशनलाइज किया गया, ये कहकर कि वे ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में लेबर के लिए नेचुरली सूटेड है। इन रेसिस्ट आइडियोलॉजीज के बहुत डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए, जिससे मिलियंस ऑफ पीपल का डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लॉइटेशन और डीह्यूमनाइजेशन हुआ। एनलाइटनमेंट यानी लेट 17th और 18th सेंचुरीज रीजन, साइंस और प्रोग्रेस पर फोकस करने वाला एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। कॉलोनियलिज्म और एम्पायर्स के एक्सपेंशन ने ज्ञान का एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया। वॉल्टेयर, डिडेरो जैसे एनलाइटनमेंट थिंकर्स कॉलोनीज से आने वाले नॉलेज से इन्फ्लुएंस हुए। डिडेरो की एनसाइक्लोपीडिया में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स और मिशनरीज के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। ज्ञान का फ्लो सिर्फ वन वे नहीं था। इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स ने भी यूरोपियन साइंस और फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस किया, जैसे मिशेल डे मोंटेन के एसेज न्यू वर्ल्ड के अकाउंट से इंस्पायर हुए और उन्होंने यूरोपियन एथनोसेंट्रिज्म पर सवाल उठाए। 19th सेंचुरी में जॉन विलियम ड्रेपर और एंड्रू डिक्सन वाइट जैसे हिस्टोरियंस ने कॉन्फ्लिक्ट थीसिस को पॉपुलर किया, जिसमें साइंस और रिलीजन को हमेशा लड़ते हुए दिखाया गया। लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस इस थीसिस को चैलेंज करते हैं। इस दौरान साइंस और रिलीजन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। लोग नेचुरल वर्ल्ड को गॉड की क्रिएशन को समझने का तरीका मानते थे। चर्च खुद साइंस और आर्ट्स का पेट्रन था। जोहानिस केपलर और आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट बहुत रिलीजियस थे और अपने काम को डिवाइन ऑर्डर का पार्ट मानते थे। हाँ, गलीलियो गैलीली का केस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था, पर यह ओवरऑल रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करता। चर्च का ऑब्जेक्शन उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने पर भी था, ना कि सिर्फ डॉक्ट्रिनल इश्यूज पर। इस दौरान भी साइंस और रिलीजन का रिश्ता एंटागोनिस्टिक नहीं था। कई एनलाइटनमेंट थिंकर्स डीइस्ट्स थे, जो एक रैशनल क्रिएटर में बिलीव करते थे। जेजुइट्स जैसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने भी साइंस में कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 ने जरूर तकरार पैदा की, लेकिन सभी ने उसे रिजेक्ट नहीं किया। कुछ थियोलॉजियंस और साइंटिस्ट्स ने एवोल्यूशन को फेथ के साथ रिकॉन्साइल करने की कोशिश की। 19th सेंचुरी में साइंस और रिलीजन के डोमेन्स अलग हुए, जिसमें कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल हुई। मॉडर्न हिस्टोरियंस लाइक जॉन हेडली ब्रूक और डेविड लिंडबर्ग कोलैबोरेशन के इंस्टेंसेस हाईलाइट करते हैं। उनका कहना है कि यूनिवर्स की रैशनल और लॉ गवर्न्ड होने का आइडिया जो मॉडर्न साइंस का कोर है, उसकी जड़ जूडियो क्रिश्चियन थियोलॉजी में भी है। तो दोस्तों, ये थी कॉलोनियलिज्म और साइंस और रिलीजन की कहानी 15th से 18th सेंचुरी तक। हमने देखा कि कैसे ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, कैसे एक ने दूसरे को बढ़ाया और कैसे कुछ रिश्तों के बहुत काले पहलू भी थे। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा और ब्रॉड हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द ह्यूमैनिटीज जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस मिस ना करें। मैं जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।